डियर स्टूडेंट, अब अपना टॉपिक है फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता। अपने पिछले वीडियो के अंदर फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र स्थापित किया था, जो था अपने पास बीटा बराबर लैम्डा डी बटे डी, जहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, डी कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी और स्मॉल डी कला संबंध स्रोतों की मध्य दूरी होती है। तो इसकी जो पहली निर्भरता तो वही है कि जो फ्रिंज चौड़ाई है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी, फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना अधिक प्राप्त होगा। तो अपने से लिख दिया भी बीटा समानुपाती लैम्डा। अब लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो बैंगनी रंग से ज्यादा होती है। ये महत्तम रंग है दोनों। तो लाल रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान बैंगनी रंग की तुलना में ज्यादा प्राप्त होगा। फिर दूसरा है कला संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी के समानुपाती। जैसे ये S1 और S2 दो स्रोत हैं, ये पर्दा है, तो ये दूरी जितनी ज्यादा होगी, फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना अधिक प्राप्त होगा। तीसरा, कला संबंध स्रोतों से कला संबंध स्रोतों के मध्य दूरी के बीच समानुपाती। इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल डी इसके बीच समानुपाती होता है। अगर ये दूरी कम होगी तो फ्रिंज चौड़ाई का मान ज्यादा होगा, या कह सकते हैं स्रोत संकीर्ण है, पास पास है, तो फ्रिंज चौड़ाई का मान अधिक प्राप्त होगा। अगर स्रोत दूर है तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम प्राप्त होगा। चौथी निर्भरता होती है माध्यम पर। अगर अपने पूरी व्यवस्था को जैसे कह दिया हवा की जगह पानी में रख दें, पीएम का द्विच इधर प्रयोग कर रहे थे, पहले उसको हवा में रख के कर रहे थे, बाद में पानी में रख के कर रहे हैं। इस स्थिति के अंदर अपने को फ्रिंज चौड़ाई का मान कम प्राप्त होगा। जब किसी जैसे प्रयोग को अपने हवा या पानी में कर रहे हैं, तो इस स्थिति में जो आवृत्ति है ये अपरिवर्तित रहती है, ये नहीं बदलेगी। तो जैसे अपने हवा में भी तो न्यू बराबर सी बटे लैम्डा, और अगर अपने माध्यम में लेते हैं तो न्यू बराबर, अब आवृत्ति तो नहीं बदली लेकिन चाल और तरंग दैर्ध्य इन दोनों का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो माध्यम में मान लेते हैं चाल v और तरंग दैर्ध्य लैम्डा m है। इन दोनों की तुलना करें तो c बटे लैम्डा v बटे लैम्डा m, c बटे v लैम्डा बटे लैम्डा m। तो दो माध्यमों में चाल का जो अनुपात है ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो म्यू बराबर लैम्डा बटे लैम्डा m, इससे लैम्डा m का मान लैम्डा बटे म्यू आ जाएगा। यानी अन्य माध्यम की उपस्थिति में जो तरंग दैर्ध्य है वो हवा या निर्वात की तुलना में 1/म्यू गुना होगी। फ्रिंज चौड़ाई लिखे माध्यम में बीटा m लैम्डा m d बटे डी। ये माध्यम के लिए m मीडियम, लैम्डा m की जगह लैम्डा बटे म्यू लिख दें तो लैम्डा d बटे म्यू डी। ये मान जो अपने लिखा था ये हवा में है, तो लैम्डा डी बटे डी बराबर अपने पास बीटा है, तो यहाँ लैम्डा डी बटे डी इसको अपने बीटा लिखेंगे, तो बीटा एम बराबर बीटा बटे म्यू आ जाएगा। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में फ्रिंज चौड़ाई का मान हवा या निर्वात की तुलना में कम होता है और 1/म्यू गुना होता है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई की अपनी निर्भरता थी। अपने पिछले टॉपिक के अंदर फ्रिंजों की चौड़ाई की जो थी, यहाँ के फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता के बारे में बताया था। इस टॉपिक के अंदर अपने फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई के बारे में बात करेंगे। अब जैसे पर्दे के ऊपर जब व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है तो उसमें क्रमागत रूप से चमकीली, काली या दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। जैसे अपने पास केंद्रीय चमकीली फ्रिंज है, ये सी पॉइंट कला संबंध स्रोत S1 और S2 का मध्य बिंदु है, इससे पर्दे की दूरी कैपिटल डी है। ये एनवी दीप्त फ्रिंज है। अब एनवी दीप्त फ्रिंज लेते हैं, जैसे इसका नीचे वाला सिरा लें तो ये तो कोण बना रहा है थीटा है। अब यहां इससे ऊपर अगर अपने लेते हैं तो एन
+1 फ्रिंज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला जो कोण है अपने वो होगा θn+1। तो इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई या पार्थक्य होगा अपने। तो ये जो अंतर है ये थीटा है। इसकी जो कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर θn-θn+1 θn होगा। अब जैसे हमने इस चित्र को इधर लिया, ये केंद्रीय बिंदु, ये दूरी d, ये केंद्रीय फ्रिंज है, यहां से P की दूरी xn और P2 की दूरी xn+1 है। ये कोण θn+1 और ये θn और कोणीय चौड़ाई थीटा है। अब जैसे इसमें लंब और आधार है तो अपने tan थीटा लेंगे, tan थीटा लंब बटे आधार। जैसे लंब इसके अंदर अपने एक बार x लिख देते हैं और आधार CO लिख देते हैं। कोण अल्प हो तो tan थीटा तो अपने थीटा लिखते हैं। तो जो थीटा बराबर है वो x बटे CO आएगा। अपने इस सूत्र का यूज करेंगे तो जो थीटा n+1 है, थीटा n+1, इसके लिए दूरी xn+1 है तो यहाँ x की जगह xn+1 बटे d आएगा। और थीटा n जो अपने पास है इसके लिए अपने पास आएगा xn बटे d, क्योंकि थीटा n के लिए दूरी xn है और चाप अपने। केंद्रीय फ्रिंज से nवीं दीप्त फ्रिंज की दूरी होती है n लैम्डा d/d। ये xn का मान अपने यहाँ लिखें तो थीटा n 1/d गुना n लैम्डा d/d। तो ये अपने पास n लैम्डा बटे d आएगी। तो ये xn का मान है। इसी तरीके से अगर अपने θn+1 का मान लें तो यहां से अपने हल करें तो आ जाएगा n+1 लैम्डा बटे d आएगा। ये θn+1 और ये θn का मान अपने इस सूत्र में लिखें तो थीटा बराबर θn+1 की जगह n+1 लैम्डा बाई d, तो n+1 लैम्डा बाई d माइनस थीटा n की जगह n लैम्डा बाई d, तो n लैम्डा बाई d, n+1 लैम्डा बाई d कॉमन ले माइनस n लैम्डा बाई d, तो थीटा का मान अपने पास आएगा लैम्डा बटे d। यह कोणीय चौड़ाई का सूत्र है। फिर जो फ्रिंज चौड़ाई बीटा है ये अपने पास होती है लैम्डा d बटे d। इससे लैम्डा बटे d का मान बीटा बटे d है। तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो जो थीटा का मान है वो लैम्डा बटे d भी और बीटा बटे d है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है जो थीटा का मान लैम्डा व d पर निर्भर करता है, यानी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और कलासमान स्रोतों के मध्य दूरी पर निर्भर करता है, बीटा व कैपिटल डी पर नहीं। कारण अपने फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता में बताया था कि बीटा समानुपाती कैपिटल डी होता है। अगर अपने डी को दुगना करेंगे तो बीटा दुगना हो जाएगा, डी आधा करेंगे तो बीटा आधा हो जाएगा। तो ये अनुपात उतना रहेगा, थीटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर अपने प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ाते हैं, जैसे लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी से ज्यादा है तो लाल रंग के लिए कोणीय चौड़ाई बैंगनी से ज्यादा है। इसी प्रकार अगर कलासमान स्रोतों के मध्य दूरी कम करेंगे तो ये चौड़ाई ज्यादा आएगी, और कलासमान स्रोतों के मध्य दूरी बढ़ाएंगे तो ये चौड़ाई का मान अपने कम आएगा।